Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss diplomacy. In previous class we have discussed foreign policy, objectives, principles, determinants of foreign policy, and we have also discussed uh, the tools and methods for the implementation of foreign policy. So basically diplomacy is one of the tool for the implementation of foreign policy. It is an amicable mean to achieve national interest or national goals or objectives. बेसिकली एमिकेबल का मतलब होता है पीसफुल मीन और पीसफुल टेक्निक, पीसफुल मेथड, पीसफुल टूल जिससे आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हो. क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो स्टेट्स जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने इंटरेस्ट जो हैं वो वॉर के थ्रू ही अचीव करती थी. लेकिन चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड है, डिफरेंट मीन्स हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, एडवांसमेंट आई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, वॉर का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. तो उस लिहाज से अब नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो आप एक पीसफुल मीन्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं. तो डिप्लोमेसी को थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली डिप्लोमेसी क्या है. Basically it derives from a Greek word diploma, that means official documents. Carrying a bag comprises of documents, and a person who carry that documents in bag from one place to another is called diplomats. ठीक है. तो डिप्लोमेसी और फिर डिप्लोमेट्स तो आपको समझ आ गया होगा कि वही मैसेंजर, ठीक है, वही रिप्रेजेंटेटिव, वही एम्बेसडर जो जिसके पास स्टेट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे जो ट्रीटीज़ वगैरह जितने भी फ्रेमवर्क वगैरह होते हैं वो उसके पास होते हैं. ठीक है. और फिर वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उन्हीं ट्रीटीज़ की फाइल्स को लेकर फिर वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में जाता है, तो फिर वहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप किए जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ से इसका ये मतलब होता है कि डिप्लोमा जो है वो आपको बता रहा है कि डिप्लोमेसी बेसिकली क्या होती है. थोड़ा हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या थी डिप्लोमेसी की. हिस्ट्री में अगर देखें तो स्टार्ट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, कि उस टाइम पे भी आप जो हैं वो एम्बेसडर भेजा करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, ताकि आप जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करें. क्योंकि मकसद तो उस टाइम इस्लाम को फैलाना था, और इस्लाम उसी सूरत में फैल सकता था कि ताकि आप जब दूसरी स्टेट से अपने रिलेशनशिप डेवलप करें, फिर उसके बाद ट्रेड ताजर जो होते थे उस टाइम, फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की वजह से आप मैसेंजर भेजा करते थे दूसरी स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि फिर आपकी जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हों. और फिर आप सहाबा की अपॉइंटमेंट्स हुआ करती थी. तो ये प्रोसेस जो है फॉर्मली तो नहीं था, लेकिन एक प्रोसेस था इनफॉर्मली से, लेकिन उस वक्त से ये जो है स्टार्ट हुआ था. फिर उसके बाद इटालियन डिप्लोमेसी आ गई थी. मिलान ने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे अपने फ्रांस में 1455 में. और फिर इटालियन डिप्लोमेसी के बाद फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के टाइम पे जो है वो डिप्लोमेसी यूरोप में बहुत ज़्यादा फैली थी. तो बेसिकली 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक फॉर्मल अटैम्प्ट थी डिप्लोमेसी की. आपने पढ़ा भी होगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में, आपको पता है, आपने प्रेजेंटेशन वगैरह दी हैं तो आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में क्या हुआ था. फिर उसमें डिप्लोमेसी जो है वो स्प्रेड हुई थी. फिर फॉर्मली जो है उस वक्त थोड़ा सा ये था कि फॉर्मली प्रैक्टिसाइज़ की गई थी डिप्लोमेसी, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई थी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी. इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि आपने डिप्लोमेसी के डिफरेंट कैटेगरीज़ भी बनाई थी. एम्बेसडर को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था. कांग्रेस ऑफ वियना बेसिकली एक मीटिंग थी, ठीक है, एम्बेसडर्स की मीटिंग थी यूरोपियन स्टेट्स की, और यूरोपियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये. और असल जो ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि आपने एक लॉन्ग टर्म पीस जो है वो प्रमोट करना है यूरोप में. क्योंकि नेपोलियनिक वॉर भी हुई थी और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स भी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी यूरोपियन स्टेट्स में. तो उस
इस वजह से फिर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की गई थी। और बेसिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, डिस्प्यूट्स थे डिफरेंट, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट थे, बॉर्डर सेटलमेंट थी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये थी कि आपने फ़र्स्ट टाइम डिप्लोमेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, ठीक है, कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई गई थी डिप्लोमेट्स की, जिसमें एम्बेसडर आ जाता है, फिर एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाता है, फिर प्लेनिपोटेंशियरी और चार्डी अफेयर, ये कैटेगरीज़ हैं ना एम्बेसडर्स की, डिप्लोमेट्स की, और उनकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो उनको प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़, और फिर टाइम पीरियड भी जो है वो इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो इसके अलावा फिर वियना कन्वेंशन मैंने आपसे शायद शेयर किया भी हो। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक एजेंट 1961 में हुई थी। और इस कन्वेंशन में बेसिकली डिप्लोमेट्स के सारी जो इम्यूनिटीज़ के बारे में बताया गया था, और उनके जो राइट्स और जो भी उनके जो सेटलमेंट्स और जो भी लॉज हैं उसके बारे में इस कन्वेंशन में डिस्कस किया गया था ब्रीफली। जितने बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स में बाकायदा बताया गया है कि क्या क्या इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेट्स को मिल रही हैं, फिर ये कैटेगरीज भी उसमें मेंशन की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई थी वो कांग्रेस ऑफ वियना में हुई थी, और उसी में क्लासिफिकेशन भी हुई थी डिप्लोमेट्स की। तो आगे चलते हैं, डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। डेफिनेशंस की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का थोड़ा सा क्या कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेसी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिससे आप फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी बेसिकली टेल्स अस व्हाट टू डू, एंड डिप्लोमेसी बेसिकली डिस्क्राइब दैट, एक्सप्लेन दैट हाउ यू डू इट। क्योंकि देखें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है, वो आप फॉरेन पॉलिसी में सेट करते हो, ठीक है। एक फ्रेमवर्क है, एक पॉलिसी है, जिस तरह आपकी एक डोमेस्टिक पॉलिसी है, एक आपकी फॉरेन पॉलिसी है। डोमेस्टिक पॉलिसी में आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप वो सेटल करते हो, ठीक है, और अरेंज करते हो। फॉरेन पॉलिसी में आपके क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है, किस स्टेट के साथ आपने किस तरह का मतलब क्या उसके साथ के कैसे आपके रिलेशन होंगे, किस स्टेट के साथ कैसे रिलेशन होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी आपको बताती है कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है, किस स्टेट के साथ कैसे रिलेशन, किसके साथ कैसे, कौन सी ट्रीटी, कौन सा एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेन पॉलिसी बता रही होती है। लेकिन डिप्लोमेसी आपको बता रही होती है कि वो जो रिलेशन आपने बिल्डअप करने हैं, या जो रिलेशन आपने थोड़ा उनको चेंज करना है, मोल्ड करना है, या जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेटल किए हुए हैं, अपने इंटरेस्ट जो आपने अरेंज किए हुए हैं, उनको आपने कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो बेसिकली डिप्लोमेसी रिप्रेजेंट प्रोसेस टू फॉर्मुलेट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। आई होप फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का थोड़ा कनेक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे इंटरलिंक है दोनों। डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करें डिप्लोमेसी को, तो इट इज़ बेसिकली एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिप्लोमेसी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट लेंसेज के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, डिफ़ाइन किया है। फिर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, मैकियावेली, कोर्डेलिया और हेनरी किसिंजर के बारे में आपने शायद नहीं सुना। हेनरी किसिंजर जो है उसका जो एक बुक है डिप्लोमेसी, वो उसको मास्टर पीस कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेन्ड जो डिप्लोमेसी के बारे में जितनी भी उसके मेथड्स, टूल्स, उसके बाद जो हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, और जिस टाइप की जो डिप्लोमेसीज़ हैं वो सारी हेनरी किसिंजर की बुक में एक्सप्लेन की गई हैं। फिर मैकियावेली और कोर्डेलिया के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि वो डिप्लोमेसी के बारे में उनके, क्योंकि जैसे मैकियावेली प्रिंस को एडवाइजेस दे रहा था, ठीक है, और उसके बाद कोर्डेलिया का क्या व्यू था, तो वो आप किस तरह आपने बग़ैर मैदान जंग में जाए, बैटल फील्ड में जाए बग़ैर आप कैसे वॉर जीतें, या किस तरह आप जो है अपना नुकसान किए बग़ैर
वॉर जीतें, ठीक है, किस तरह अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक एंशियंट एजेस से ही हमें पता चल रही हैं। तो हेनरी किसिंजर का जो बुक है डिप्लोमेसी, वो मास्टर पीस कंसीडर किया जाता है। उसके बाद डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिप्लोमेसी को डिफ़ाइन किया है दैट डिप्लोमेसी इज़ बेसिकली एज अ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशन। सिंपल सी डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन किसके थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू। कैसे आपने जो है वो नेगोशिएट करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, कैसे दूसरों से अपने ऑब्जेक्टिव्स को मनवाना है। तो ये सारी जो एक आर्ट होती है, इसीलिए हम नेगोशिएशन को सिंपली वर्ड में जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसे कहते हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। कि कैसे जो है एम्बेसडर की कैसी वो स्किल्स हैं, कैसी वो आर्ट है जिससे वो नेगोशिएट करके दूसरी स्टेट से, दूसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से, एम्बेसडर से कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बगैर अपना नुकसान करवाए और बगैर दूसरे को ये फ़ील करवाए कि आपका भी नुकसान हो रहा है, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करते हैं। उसके अलावा फिर मॉर्गेंथा ने डिप्लोमेसी को इस तरह डिफ़ाइन किया है दैट डिप्लोमेसी इज़ द ब्रेन ऑफ स्टेट पावर, ठीक है, कि क्योंकि आपको पता है कि मॉर्गेंथा जो है वो ज़्यादा पावर के इर्द गिर्द ही उसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पावर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है उससे आप कैसे स्टेट की पावर को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है, कैसे जो है वो अपनी नेशनल पावर को इन्हेंस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मॉर्गेंथा बताता है। इसके अलावा एक और स्कॉलर था स्टैनले हॉफमैन, उसने कहा था कि दैट आई स्टडी पावर सो एज टू अंडरस्टैंड एनिमी, ठीक है, कि आप कि उसका मकसद ये था कि आप जिस वक्त पावर को स्टडी करते हो, ठीक है, पावर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपका एनिमी या ओपोनेंट अप्लाई कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जिस वक्त आप पावर को पढ़ते हैं तो वो आपको आपके ओपोनेंट के बारे में ही समझा रहा होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा डिप्लोमेट्स का बताया गया है कि डिप्लोमेट्स जो है वो ज़्यादा डिप्लोमेट्स का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डिप्लोमेट्स का क्लेवर, कनिंग और फिर उसकी जो जिस तरह उसका वे ऑफ नेगोशिएशन होता है उसको बड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है। कि ये चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में है कि जब व्हेन डिप्लोमेट सेज येस ही मीन्स perhaps or maybe, when he says maybe he means no, and when he says no then he is not a diplomat, क्योंकि डिप्लोमेट जो है वो कभी भी नो नहीं कहता, ठीक है। पहली शर्त ही आपकी ये है कि अगर आप डिप्लोमेट हो तो आपने इसी तरह ऐसे तो नहीं हो सकता ना, फिर डिप्लोमेट में और ऑर्डिनरी पर्सन में कोई फ़र्क नहीं होता कि जब वो आपको एक आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो कॉन्ट्ररी जो आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो भी एम्बेसडर है, वो आपसे कोई डिस्कशन हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, टॉक्स चल रही हैं, तो उसमें जब आपके सामने कोई भी रखी जाती है, एडवाइस रखी जाती है, सजेशन रखा जाता है, ओपिनियन रखा जाता है, तो आप सिंपली बोल दो नहीं, मतलब हमें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, तो आप सिंपली जो है वो आप डिप्लोमेट ही नहीं हो, क्योंकि आपने नहीं का वर्ड यूज़ ही नहीं करना, आपने चीज़ों को घुमा फिरा के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्टली डिप्लोमेसी हेल्प्स इन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और इसके अलावा गुड ऑफिसेस, बहुत सारे ऐसे 9 to 10 ऐसे पीसफुल एमिकेबल मीन्स हैं, ठीक है, जिससे आप स्टेट के डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हो, उनको रिज़ॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन भी उनमें से एक मीन है। तो डिप्लोमेसी जो है वो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करने में आपको हेल्प आउट करता है। मीडिएशन जो है उसमें भी एक ही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में।
मीडिएशन में भी दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो आप मीडिएटर बनते हो, तीसरी स्टेट जब आती है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। लेकिन मीडिएशन में ये चीज़ होती है कि जो दो स्टेट हैं वो बाइंड नहीं होती आपके डिसीजन पे, ठीक है, वो इस चीज़ पे बाउंड नहीं होती कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो मीडिएट कर रही है दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान किसी भी डिस्प्यूट पे मीडिएशन करवानी है, ठीक है, तो मीडिएटर हो जाता है यूएस, ठीक है। तो अब जब मीडिएशन का प्रोसेस होगा तो मीडिएशन में जो भी डिसीजन या जो भी वो सजेशन जो है, एडवाइस जो है वो आपको मीडिएटर दे रहा है, यूएस दे रहा है, तो फिर इंडिया पाकिस्तान पे ये चीज़ जो है वो लाजमी नहीं है कि वो उस डिसीजन को माने ही माने, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो उसको आप इन्वॉल्व करते हो खुद दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स, और फिर उसका जो भी डिसीजन होता है वो आपको लाजमी मानना पड़ता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमिकेबल मीन्स हैं। सेकंड देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो जो मैंने आपको बता दिया है कि आप इफ़ेक्टिवली अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो डिप्लोमेसी जो है वो बेस्ट पॉसिबल मीन है जिससे आप फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उसके अलावा डिप्लोमेसी जो है वो एक सॉफ्ट पावर मेथड है जिससे आप इंटरनेशनल पीस को इंश्योर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी इकोनॉमिक आपकी कल्चरल पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कि विदाउट डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, ठीक है, विदाउट प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इश्यूज़ क्रिएट किए, डिस्प्यूट क्रिएट किए, आप जो है वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि जब भी कभी किसी तरह के भी क्राइसिस होते हैं किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम के किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे वो लाजमी जो है वो इंटरनेशनल पीस को थ्रेट कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन प्रमोट कर रहा होता है डिप्लोमेसी बेसिकली, क्योंकि जब दो स्टेट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो दोनों स्टेट्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है आपकी होती है उस टाइम है जब आपकी कोऑपरेशन हो रही होती है। अदरवाइज़ फिर वही चीज़ें हो रही होती हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, क्योंकि उस तरह तो कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर एक जो है डिप्लोमेसी चल नहीं रही, आप एक दूसरे पे थ्रेट ही हैं, प्रोपोगेंडाज ही चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब दो स्टेट कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके दरमियान कोऑपरेशन है वो कोऑपरेशन को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आप ट्रीटीज़ भी साइन करते हो, फिर आप एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ये हम ऊपर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डिप्लोमेसी जो है वो डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट्स के दरमियान या दो स्टेट्स के दरमियान या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद फंक्शन देख लेते हैं डिप्लोमेसी के क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट है कि अब जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, जो आपका एम्बेसडर होता है वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल अरेना में, ठीक है, कि क्या आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो, गैदर कर रहे होते हो दूसरी स्टेट्स के दरमियान, दूसरी स्टेट्स के बारे में कि दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, ठीक है, और वो आपको मीडिया जो है वो बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि मीडिया भी जो है वो एक टाइप की डिप्लोमेसी है। अच्छा, उसको मीडिया डिप्लोमेसी हम कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देख लें, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो क्या होता है कि आप दूसरी स्टेट्स में, ठीक है, दूसरे नेशंस में जाके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि एम्बेसडर आपने भेजे होते हैं डिफरेंट स्टेट में, जिस स्टेट के साथ, और ये बात याद रखें कि आपके जिस स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे आपके एम्बेसडर वहीं पे होंगे, ठीक है। जिस स्टेट्स के दरमियान अगर किसी स्टेट के दरमियान किसी भी स्टेट्स के दरमियान या आपकी स्टेट की किसी दूसरी स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो आपका कोई भी एम्बेसडर या डिप्लोमेटिक एजेंट जो है वहाँ पे नहीं होगा।
फिर लास्ट फंक्शन है आपका कि जब, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब दो स्टेट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है उनकी, तो बेसिकली वो कोऑपरेशन को प्रमोट कर रही होती हैं, तो वो जो कोऑपरेशन है उनकी वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल फील्ड में जो है वो फिर इन्हेंस होती है, ठीक है, एक्सपेंड होती है, क्योंकि फिर आपके पॉलिटिकल रिलेशन भी, पॉलिटिकल फील्ड में भी आप एक दूसरे की कोऑपरेशन आपकी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस आपके जो हैं वो डेवलप होते हैं। फिर कल्चरल टाइज़ होती हैं कि आपकी जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उनका आना जाना, क्योंकि वो आप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं, थोड़ी सी जितनी रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली वहाँ पे जहाँ पे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होते, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं। तो जब लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है तो फिर वो कल्चरल टाइज़ जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट्स के। डिप्लोमेट्स के जो है वो क्या फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमेट्स का स्मार्ट होना, क्लेवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जंग तो करनी नहीं है ना, कि सिंपली आप जो है वो दो बंदे बैठे हुए हों, दो एम्बेसडर बैठे हुए हों और वो लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि वो बात ही इस तरीके से कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी जो सो सार्केस्टिक वे होता है ना, तो उसमें हाइपोक्रेसी में जो है वो एक दूसरे से उनकी नेगोशिएशन चल रही होती है। तो यहाँ पे आपने लड़ना तो होता नहीं है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स से जो है वो दूसरों को हराना होता है, दूसरे डिप्लोमेट को या दूसरे एम्बेसडर को आपने हराना होता है, दूसरी स्टेट को। तो जो फंक्शंस होते हैं डिप्लोमेट्स के, वो फर्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन, कि आपने जब आपको एम्बेसडर बनाकर दूसरी स्टेट में भेजा जाता है तो वहाँ पे आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी पूरी स्टेट जो है वो आप उसके बिहाव पे आप जो है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हो। फिर उसके बाद नेगोशिएशन होती है कि आप दूसरी जो एम्बेसडर्स हैं दूसरी स्टेट के, उनके साथ आपने नेगोशिएशन करनी होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, जो भी आपका गोल हो, इंटरेस्ट हो, उसको अचीव करने के लिए आप नेगोशिएशन करते हो। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, कि वहाँ पे आपने फिर सारी चीज़ों को जो है वो रिपोर्ट करना है अपनी स्टेट को, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या डायलॉग हुए हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके फेवर में जा रही हैं या नहीं जा रही, तो ये सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है अपनी स्टेट में। उसके बाद मीडिएशन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने मीडिएटर का रोल प्ले करना है। फिर आपने नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड सिटीज़न इन अब्रॉड। ये हम फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्लोमेट्स का ये फंक्शन भी होता है कि आपने जब आपको दूसरी स्टेट में एम्बेसडर बना के भेजा जाता है तो आपने वहाँ पे जो सिटीज़न होते हैं, क्योंकि दूसरी स्टेट में आपके सिटीज़न भी होते हैं, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे आपके जब भी कोई इशू आ जाए, ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब जैसे आप देखेंगे कोरोना पेंडेमिक था, तो उसमें फिर एम्बेसडर को कांटेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपने अपने लोगों की जो है वो प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने लोगों पे जो भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे आपने उनको प्रोटेक्ट करना होता है, और फिर उसके साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट भी आपने प्रोटेक्ट करने होते हैं अपने। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी पे। डिप्लोमेसी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न को ही हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें डिजिटल डिप्लोमेसी आ जाती है, गोरिल्ला डिप्लोमेसी आ जाती है, डॉलर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, समिट डिप्लोमेसी, इनफॉर्मल, डेमोक्रेटिक, प्रिवेंटिव, बैक चैनल, गन वोट, कोर्सिव। फिर जो इकोनॉमिक बेस्ड डिप्लोमेसी है वो उसमें डॉलर डिप्लोमेसी आ जाती है, स्टिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी आ जाती है। डॉलर डिप्लोमेसी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। स्टिक एंड कैरेट से मतलब ये है कि स्टिक एंड कैरेट से ही आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि स्टिक जो है वो थ्रेट्स और पनिशमेंट के लिए यहाँ पे उसका मतलब दिया गया है, ठीक है, और कैरेट्स रिवॉर्ड्स एंड प्रोमिसेस, ये यहाँ पे इस तरह की डिप्लोमेसी होती है। फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में आप शटर डिप्लोमेसी और पांडा डिप्लोमेसी भी बताई जाती है। शटर डिप्लोमेसी में ये होता है कि आप दो स्टेट्स के दरमियान, दो वारिंग स्टेट जो होती हैं उनके दरमियान आप इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे होते हो, एक सोल्यूशन दे रहे होते हो। और पांडा डिप्लोमेसी बेसिकली चाइना से रिलेट करती है, तो ये चाइना की तरफ से
IVS आप क्रिकेट डिप्लोमेसी को देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़िया के टाइम पे क्रिकेट डिप्लोमेसी चली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद कल्चरल बेस्ड डिप्लोमेसी में आपकी सिटीज़न डिप्लोमेसी आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कल्चरल टाइज जो हैं वो आपके लोगों से या आपकी पब्लिक से जो है वो बिल्डअप होते हैं। फिर जिस वक्त आपका कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है, फिर कल्चर जो है वो सिर्फ लोगों से ही नहीं, इसके अलावा आपका आपकी मीडिया के थ्रू जो है वो कल्चर ज़्यादा हद तक एक्सचेंज होता है। फिर ये तो बस ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी टाइप की बहुत सारी डिप्लोमेसीज़ होती हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है, जिस पे आप सीक्रेटली जो है वो डिसीजन ले रहे होते हो। अब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को हम ओल्ड डिप्लोमेसी और सीक्रेट डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ये यूरोपियन डिप्लोमेसी या फिर इसको यूरोपियन डिप्लोमेसी या बायलैटरल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। 1945 तक ये डिप्लोमेसी जो है वो प्रैक्टिसाइज़ की गई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब आपने पढ़ी है, उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने की है, तो उसमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो मेन रीज़न था वो भी आपकी सीक्रेट डिप्लोमेसी थी कि सीक्रेटली स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट्स हो रहे थे, पब्लिक नहीं इन्वॉल्व थी, फिर अंदर अंदर चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इशू क्रिएट हुए थे। तो बेसिकली इसको डिप्लोमेटिक रिलेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहा जाता है या फिर ऑफिशियल रिलेशंस कहा जाता है स्टेट्स के दरमियान, क्योंकि आप जो डिप्लोमेसी आपकी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो सिर्फ ऑफिशियल लेवल पे होती है, डिप्लोमेट्स के दरमियान होती है, एम्बेसडर्स के दरमियान होती है रिलेशन, और उसके बाद जो डायलॉग्स होते हैं वो सिर्फ ऑफिशियल लेवल पे ही होते हैं। फिर उसके अलावा इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली ये था कि ये सिर्फ यूरोप तक ही कन्फाइंड थी, इसीलिए इसको यूरोसेंट्रिक डिप्लोमेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरोप की स्टेट्स ज़्यादातर इन्वॉल्व थी। फिर इसको बायलैटरल डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर सीक्रेट डिप्लोमेसी जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसको एक वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी भी कहा जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूरोप तक ही कन्फाइंड थी, क्योंकि यूरोप के लोगों में ही ये डिप्लोमेसी होती थी, तो इस वजह से यूरोप की स्टेट्स में ही, यूरोपियन स्टेट्स में ही डिप्लोमेसी जो है वो कन्फाइंड थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। और फिर उसके अलावा जो एजेंडा था ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का वो थोड़ा नैरो था, क्योंकि उसमें सिर्फ आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को ही ले रहे थे, ठीक है। उसमें कोई और फील्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, पॉलिटिकल लेवल पे ही थी। फिर मॉडर्न डिप्लोमेसी को देख लेते हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी को हम ओपन डिप्लोमेसी भी कहते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी भी कहते हैं, न्यू डिप्लोमेसी भी कहते हैं। 1919 के बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, याद होगा आपको, वुडरो विल्सन आपको याद होगा, US प्रेसिडेंट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन, फिर जो 14 पॉइंट्स दिए थे वुडरो विल्सन ने, और फिर हमने लिबरलिज्म की जो जम्पशन पढ़ी थी, तो उसमें ओपन डिप्लोमेसी था। तो वो 1919 के बाद जो है वुडरो विल्सन ने ओपन डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रपोज की थी, इसलिए इसको विल्सोनियन डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसको मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। और फिर दूसरी बात ये थी कि यूरोप के बाहर भी जो है वो स्टेट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई थी, सिर्फ यूरोप तक कन्फाइन नहीं रही थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी कहते हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड सफ़ेद रंग जिसे कहते हैं ना, तो वो जो आपकी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी वो वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी थी। लेकिन जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है आपकी, उसको वर्ल्ड वाइड WIDE वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी जो है वो फैल गई थी। और दूसरी बात ये कि फिर इसमें पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों के ओपिनियन, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी था, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नॉन स्टेट एक्टर्स आपकी NGOs, आपकी MNCs। देखा होगा कि अब NGOs और MNCs के बगैर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, ठीक है। MNCs और NGOs हर स्टेट में। उसके बाद फिर पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता था।
फिर जो आपका एजेंडा था वो थोड़ा ब्रॉड हो गया मॉडर्न डिप्लोमेसी में, क्योंकि आपने फिर इसमें इकनॉमिक सोशल वेलफेयर, ठीक है, मिलिट्री इश्यूज़ भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो गए, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपकी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है उससे आपकी मॉडर्न डिप्लोमेसी कितनी डिफरेंट है। तो बस टॉपिक यही था, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट पता हो कि डिप्लोमेसी बेसिकली है क्या। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इसका ओरिजिन, फिर इसकी हिस्ट्री, फिर फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, और फिर इसकी टाइप्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो काइंडली पूछ दीजिएगा। ओके, थैंक यू।